हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम मिड दिसंबर में होने की पूरी संभावना है। यह समय एनटीपीसी की तैयारी में लगे छात्रों के लिए गोल्डन पीरियड है। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, अगर वे सभी निश्चिंत हो जाएं और तैयारी छोड़ दें तो उनके लिए काफ़ी नुकसान होगा। जबकि अभी तक जिसने तैयारी नहीं किया है और कुछ महीनों में पूरी ताकत से तैयारी करे तो उसके लिए यह काफ़ी लाभदायक साबित होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एग्जामों में जनरल साइंस के रोल की। जैसा कि पिछले वर्षों में हुए लगभग सभी एग्जाम, चाहे एनटीपीसी हो, एएलपी हो या ग्रुप डी हो, सभी में जनरल साइंस ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। इसलिए जनरल साइंस की तैयारी अच्छे से करना काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। आगे बात आती है जनरल साइंस की तैयारी के लिए कौन सी बुक पढ़ें। 10 तरह के बुक के नाम मिल जाएंगे। पर क्या आपने ध्यान दिया है कि पिछले वर्षों के प्रश्न कहाँ से पूछे जाते रहे हैं? पिछले वर्षों के प्रश्न डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। इसीलिए किसी पर्टिकुलर बुक पे फोकस ना करते हुए हमने एनसीईआरटी पर फोकस किया है। हमारा पूरा वीडियो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, जो आपकी जनरल साइंस की तैयारी को मजबूत करेगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम को लेकर काफ़ी समस्या होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने हर एक टर्म को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समान रूप से डिस्क्राइब किया है। इस वीडियो का पीडीएफ आप कहां से प्राप्त करेंगे, इसकी जानकारी आपको वीडियो के बीच में दी जाएगी। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। किसी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम साइंस के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। साइंस, जिसे विज्ञान कहते हैं, साइंस शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द साइंटिया से हुई है, जिसका मतलब होता है टू नो यानी जानना, या नॉलेज यानी ज्ञान। हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका सिस्टमेटिक नॉलेज यानी क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही साइंस कहलाता है। साइंस को मुख्यतः हम 3 भागों में बांटते हैं। फिजिक्स, जिसे हिंदी में भौतिकी कहा जाता है, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, और बायोलॉजी जीव विज्ञान। हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी को मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं, एक जूलॉजी प्राणी विज्ञान और दूसरा बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्राणी विज्ञान यानी इसमें हम एनिमल्स, जंतुओं तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। जीव और पेड़ पौधे कई मायनों में अलग होते हैं। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, जबकि पेड़ पौधे एक जगह स्थिर होते हैं। इसीलिए इनको अलग बॉटनी में रखा गया है। इसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के फादर यानी जनक अरस्तु को माना जाता है। इनके द्वारा लिखी गई बुक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन है। बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। इनकी बुक हिस्टोरिया प्लांटरम में लगभग 500 किस्म के पौधों का वर्णन है। आपको जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का जनक ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। साथ ही अरस्तु और थियोफ्रेस्टस द्वारा लिखी गई पुस्तक को भी ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। आज हम बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर सेल से स्टार्ट करेंगे, जिसे हिंदी में कोशिका कहा जाता है। जिस प्रकार हम विभिन्न ईंटों को जोड़कर दीवार या भवन का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं यानी सेल एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर यानी बॉडी का निर्माण करती है। ये कैसे, चलिए देखते हैं। सेल यानी कोशिका बेसिक यूनिट है। सेल के ग्रुपिंग से टिश्यू यानी ऊतक बनते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन यानी अंग बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम यानी तंत्र का निर्माण करते हैं, और इन्हीं ऑर्गन सिस्टम से हमारा बॉडी यानी शरीर बनता है। इस तरह हम जाने कि सेल बेसिक स्ट्रक्चरल
एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। इस बात को ध्यान में रखना है, अक्सर एग्जाम में इन्हीं बेसिक चीज़ों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज, ऑप्शन में दे देगा सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और बॉडी, तो आपको सेल में टिक करना है। हमारा शरीर लगभग ट्रिलियन यानी खरबों सेलों से बना है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको सेल के एक सिंपल डायग्राम दिखाते हैं और बताते हैं कि इसमें मेनली क्या क्या होता है। स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं यह सेल है। इसके सबसे बाहरी परत जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली कहते हैं। यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और परत पाया जाता है जिसे सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे प्लांट सेल में सेल वॉल है, एनिमल सेल में यह नहीं पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड सब्सटेंस यानी द्रव्य पदार्थ पाया जाता है, उसे साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसी में सेल के ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसका डिटेल से हम लोग देखेंगे। सेल में एक डेंस राउंड बॉडी यानी घनी गोलाकार संरचना पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियस यानी केंद्रक बोलते हैं। सेल की तरह ये भी मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का ID आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, साथ ही इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको सभी महत्वपूर्ण PDF प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए आगे जानते हैं सेल की खोज किसने की और कब हुआ, यानी डिस्कवरी ऑफ सेल। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में पेड़ की छाल का टुकड़ा, जिसे कुर्क कहा जाता है, को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया, जिसमें मधुमक्खी का छत्ता जैसा बना दिखा, जो छोटे छोटे बॉक्स से बने थे। इन्हीं बॉक्स को सेल नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है छोटा रूम। इस प्रकार रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की, पर इन्होंने कुर्क को ऑब्जर्व किया, जो कि डेड सेल का होता है, इसीलिए इन्होंने डेड सेल यानी मृत कोशिका की खोज की। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि सेल की खोज किसने की, तो सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक। इसके बाद लियून हुक ने 1674 में लिविंग सेल का डिस्कवर किया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस यानी केंद्रक का खोज किया। न्यूक्लियस क्या होता है इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दिया, यानी कोशिका सिद्धांत। ये तो हुई डिस्कवरी की बात। आगे देखते हैं कोशिका के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सेल। सेल के दो टाइप्स हैं, यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय जीव और मल्टीसेल्युलर यानी बहुकोशिकीय जीव। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यूनि यानी एक, सेलुलर यानी सेल, वह जीव जिसका शरीर एक सेल में बना हो। इसके एग्जाम्पल होंगे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्लेमिडोमोनास। मल्टी सेलुलर यानी जिसका शरीर मोर देन वन सेल से बना हो, जैसे फंगी यानी कवक, प्लांट्स यानी पादप, एनिमल्स यानी जंतु। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि सभी जीवधारियों का जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से होता है, यानी जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं सभी के लाइफ की शुरुआत सिंगल सेल से होती है, जो डिवाइड होकर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। हमने डिस्कवरी ऑफ सेल और सेल के टाइप को देखा। आगे हम सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमारे शरीर में ऑर्गन होता है जो कि अलग अलग फंक्शन करते हैं, उसी तरह शरीर के सबसे छोटी इकाई यानी सेल के भी ऑर्गन होते हैं, जिसे सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग कहा जाता है, और सभी के अपने अपने कार्य हैं। चलिए एक एक करके सभी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के बारे में जानेंगे।
इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत यानी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। यह कोशिका को बाहरी पर्यावरण से अलग यानी सेपरेट करता है, सेल को शेप देता है। इसमें पोरस होता है जो अलाउ करता है सब्सटेंस को अंदर और बाहर जाने के लिए। इसीलिए इसको सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन यानी वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली भी कहते हैं। सेल में सब्सटेंस का मूवमेंट जैसे तैसे नहीं होता है, जैसे कि सब्सटेंस बाहर निकल गया है, अंदर आ गया है, प्रोसेस के तहत होता है। चलिए जानते हैं इस प्रोसेस को। दो प्रोसेस है, एक डिफ्यूजन यानी विसरण और दूसरा ऑस्मोसिस यानी परासरण। दोनों प्रोसेस एक ही तरह से होता है। दोनों में सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। बस गैस के केस में डिफ्यूजन कहलाता है और वाटर और लिक्विड के केस में ऑस्मोसिस कहलाता है। चलिए देखते हैं एक एक करके। डिफ्यूजन विसरण, जैसा कि यह सेल है, सेल को O2 की ज़रूरत होती है और CO2 उसका वेस्ट होता है। देख रहे हैं कि इसके अंदर CO2 बढ़ गया है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ CO2 अंदर ज़्यादा हो गया है। कंसंट्रेशन यानी सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल की संख्या। तो CO2 बाहर निकलेगा तब तक जब तक अंदर और बाहर का कंसंट्रेशन एक समान ना हो जाए। इसी तरह O2 को अंदर लेता है। O2 का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, इसीलिए यह अंदर की तरफ मूव करेगा। अगला देखते हैं ऑस्मोसिस यानी परासरण। इसी तरह ऑस्मोसिस वाटर के केस में होता है। अंदर में वेस्ट वाटर है जो कि बाहर की तरफ मूव करेगा और फ्रेश वाटर अंदर की तरफ। एक बात ध्यान में रखना है कि एक कोशिकीय जलीय जीव ऑस्मोसिस प्रोसेस से ही जल एब्जॉर्ब करते हैं। साथ ही प्लांट का रूट में वाटर एब्जॉर्ब भी ऑस्मोसिस प्रोसेस से ही होता है। ये चीज़ एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। एक बात और ध्यान रखना है कि सेल मेम्ब्रेन दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनता है, लिपिड्स और प्रोटीन्स। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं सेल वॉल के बारे में यानी कोशिका भित्ति। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी एक बाहरी परत होती है, उसे सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति कहते हैं। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। आगे देखते हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बारे में। सेल के सेंटर में डेंस राउंड बॉडी होती है यानी घनी गोलाकार संरचना, इसी को न्यूक्लियस यानी केंद्रक कहते हैं। यह सेल की सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे कंट्रोल रूम और ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस होता है और धागे की तरह जाल के रूप में क्रोमेटिन मटेरियल रहता है। जब सेल डिवाइड होने वाला रहता है तब यह क्रोमेटिन मटेरियल संगठित यानी अरेंज हो जाता है और रोड शेप स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे क्रोमोजोम कहते हैं। तो याद रखना है सेल में क्रोमोजोम कब दिखाई देता है, तो आंसर होगा सेल जब डिवाइड होने वाला होता है। क्रोमोजोम में आनुवांशिक गुणों की सूचना यानी इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर होती है। वो माता पिता से DNA मॉलिक्यूल के रूप में अगली संतति यानी बेटे बेटियों में जाते हैं। आनुवांशिक गुण जैसे कि आप पिता जैसे दिखते हैं, अगर माँ के बाल घुंघराले हैं तो उनके बेटे बेटियों के बाल घुंघरेले हो सकते हैं। यहाँ DNA आया है। DNA का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोजोम में DNA और प्रोटीन होता है। DNA मॉलिक्यूल इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, जैसे कि सेल के निर्माण व संगठन की सभी जरूरी सूचना। DNA के क्रियात्मक खंड यानी फंक्शनल सेगमेंट को जीन कहा जाता है। सेल की तरह न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन होता है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह डबल लेयर होता है यानी दोहरे परत का। आगे देखते हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड पदार्थ पाए जाते हैं उसे ही साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। आगे देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रव्यी जालिका के बारे में। यह नेटवर्क सिस्टम यानी जालिका तंत्र का निर्माण करता है। इसे दो भागों में बांटते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुदरी अंतर्द्रव्यी जालिका और दूसरा
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को माइक्रोस्कोप से देखने पर खुरदरी यानी रफ दिखाई देती है, क्योंकि इसके सरफेस में राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि सभी एक्टिव सेल में पाया जाता है। इसी में प्रोटीन का मैन्युफैक्चर होता है यानी बनता है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन सेल के किस ऑर्गेनेल्स में मैन्युफैक्चर होता है, तो आंसर होगा राइबोसोम। आगे देखते हैं गोल्जी एपरेटस यानी गोल्जी उपकरण के बारे में। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में जो सिंथेटिक मटेरियल होता है, मतलब जो सब्सटेंस बनता है, उसे गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस तरह गोल्जी एपरेटस का काम पैक करने का हुआ। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। इसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ता है। लाइसोसोम कोशिका को साफ करता है। यह कोई भी बाहरी मटेरियल या टूटी फूटी सेल ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करके सेल को क्लीन करता है। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। जब कोशिका डैमेज या मृत होता है यानी डेड हो जाता है, तो लाइसोसोम फट जाता है और इसके अपने ही एंजाइम्स कोशिका को डाइजेस्ट कर देते हैं। इसी कारण इसे आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। यह इम्पोर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सुसाइडल बैग यानी आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, किस सेल ऑर्गेनेल्स को कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा लाइसोसोम। सेल को क्लीन करने का काम कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स करता है, तो इसका भी आंसर होगा लाइसोसोम। सेल में पैकेजिंग का काम कौन करता है, तो इसका आंसर होगा गोल्जी एपरेटस। आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। हमारे शरीर को वेरियस केमिकल एक्टिविटी करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वह एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से ही रिलीज होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इस एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में रिलीज करता है। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। शरीर नए रासायनिक यौगिक को बनाने तथा ये आंतरिक कार्य करने के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। इसका अपना खुद का डीएनए तथा राइबोसोम होता है, इसीलिए यह अपना खुद का प्रोटीन स्वयं बनाता है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में बचे हुए सेल ऑर्गेनेल्स जैसे प्लास्टिड, वैक्यूल्स के बारे में जानेंगे। साथ ही सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन को समझेंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंतर को जानेंगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर होता है विस्तार से देखेंगे। साथ ही सेल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए आज के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जिसका आंसर आपको खुद से देना है। हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा, उसके अंदर ही आपको आंसर सोच लेना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ, यानी पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है। इसका सही उत्तर होगा सी, सेलुलोज। प्लांट सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, जैसा कि हम लोग ने पहले देख चुके हैं। हमको लगता है कि सभी का आंसर सही हुआ होगा। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल इज आल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। निम्नलिखित में किसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करता है एटीपी के फॉर्म में, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है।
इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शन लाइक डाइजेशन, रिस्पायरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय हाउ मेनी सेल्स। एक कोशिकीय जीव में पाचन, श्वसन और प्रजनन जैसे सभी कार्यों को कितने सेलों द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 1। जैसा कि नाम से ही पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना होता है, तो लाजमी है कि इसके सभी कार्य उसी सेल में होंगे, इसलिए इसका आंसर 1 होगा। अगला क्वेश्चन है, किस सेल ऑर्गेनेल यानी कोशिकांग द्वारा लाइसोसोम का फॉर्मेशन यानी बनाया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। अगली वीडियो में हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। ये था हमारा आज का वीडियो। रेलवे की तैयारी के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।